विवाह क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12वीं की हिंदी की पूरक पुस्तक बितान में एक कहानी है जूझ, उस कहानी का अध्ययन करेंगे। जूझ कहानी के लेखक मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव हैं। यह कहानी आत्मकथात्मक है। ये एक उपन्यास है, तो इस उपन्यास का कुछ अंश इसमें लिया गया है। इसका सारांश इस प्रकार है। लेखक को पढ़ने की काफ़ी इच्छा थी। वो पढ़ने के लिए तड़पता था, लेकिन अपने पिता से कह नहीं सकता था। पिता गुस्सा वाले थे। तो एक दिन जब सभी लोग सोए थे, उसकी माँ कंडे थाप रही थी और वह माँ के काम में सहयोग दे रहा था, पानी दे रहा था, बात भी कर रहा था। उससे मैं अपने पढ़ाई की बात की। माँ बोली कि मैं तो तुझे पढ़ाना ही चाहती हूँ, लेकिन पढ़ाई का नाम सुनकर तेरा बाप जंगली सूअर जैसे गुर्राता है। मैं क्या करूँ? लेखक कहता है कि मैं फिर सोचा कि यदि गांव के एक जमींदार थे दत्ताजी राव सरकार, उनसे कहलवा दिया जाए तो हो सकता है मैं पढ़ सकूं। माँ को लेके दत्ताजी राव सरकार के यहाँ गया। उसकी माँ सरकार से बात की। सरकार ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा मालिक जब आएगा तो मेरे पास भेज देना, मैं बात कर लूँगी। लेखक और उसकी माँ घर आते समय दत्ता राव जी सरकार से ये बोले कि उसको यह मत बताइएगा कि हम लोग यहाँ यही बात कहने के लिए आए थे, बल्कि यह बताइएगा कि मैं अकेले साग भाजी देने आई थी। दत्ताजी राव सरकार बोले ठीक है, तेरा मालिक आएगा तो भेज देना। लेखक का, जो कि अपने पिता को दादा कहता है, लेखक लिखता है कि दादा जब आया तो माँ उसको बताई कि सरकार यहाँ से आपके लिए बुलावा आया है, आपको पूछ रहे थे। तो दत्ताजी राव सरकार यहाँ से बुलावा आना उसके लिए गर्व की बात थी। वो झटपट वहाँ चला गया। तो उसकी माँ आधा घंटा के बाद से लेखक को भी भेज देती है कि अब तू जा। लेखक जाता है कि दादा चलो खाना खाने। तो दत्ताजी राव सरकार उसका राह देख रहे होते हैं, उसको बैठा लेते हैं और उसे पढ़ाई की पूछने लगते हैं कि किस क्लास में पढ़ते हो। वो बताता है कि 5वीं पिछली बार फेल हो गया था और इस बार खेत में काम होने की वजह से दादा ने पढ़ाई छुड़वा के खेतों के काम में लगा लिया। दत्ताजी राव सरकार ने दादा को फटकार लगाई, कहा कि तू घूमता है और बेटे की पढ़ाई छुड़वा दी, कल से अपने बेटे को पाठशाला भेज। दादाजी पाठशाला भेजने के लिए तैयार हो गए। बोले कि मैं इसकी पढ़ाई नहीं छुड़ाया हूँ, इसकी कुछ गलती आदत पड़ गई थी, इसीलिए कुछ दिन के लिए अपने आँखों के सामने रख लिया था। दत्ताजी सरकार लेखक से पूछते हैं कि क्या गलत आदत पड़ गई। लेखक भी बताता है कि कुछ नहीं, यही कि दादा सिनेमा देखने के लिए पैसा नहीं देता है, तो मैं खेतों में गोबर बीन कर माँ को कंडे थापने के लिए दिया। वही कंडे बेचकर मैंने अपने लिए कपड़ा भी बनवाई और एक सिनेमा भी देखा। दत्ताजी सरकार उस किशोर से अब एक गलत आदत छोड़ने के लिए कहते हैं तथा पाठशाला जाने के लिए कहते हैं। पाठशाला जाना तय हो जाता है कि 11 बजे से पाठशाला चलती है, तो सुबह खेत में काम करवाएगा, फिर पाठशाला जाएगा, फिर पाठशाला से आके खेत में काम करवाएगा। लेखक तैयार हो जाता है क्योंकि उसकी पढ़ने की इच्छा रहती है, एक तड़प रहती है पढ़ने के लिए। जब वो स्कूल जाता है तो 5वीं क्लास में बैठता है, तो उसके जान पहचान का कोई लड़का वहाँ नहीं रहता है। सारे लड़के अगली क्लास में चले गए होते हैं। वो पीछे बेंच पर सबसे कोने में जाके बैठ जाता है। मटमैला लाल कलर का जो गमछा लपेटे रहता है और पुरानी कापी किताबों को एक थैले में रख के एक धरोहर के रूप में दुबका हुआ सा कोने में बैठा रहता है। एक शरारती लड़का उसका गमछा छीन लेता है। वो डर जाता है लेखक
कि अब मेरे गमछे की पूरे क्लास में खिंचाई होगी, गमछा फट जाएगा। लेकिन लड़का ऐसा नहीं करता है, टोपी पहन के अध्यापक के सीट पर बैठ जाता है। तब तक अध्यापक आ जाते हैं, वह टोपी वहीं छोड़ के भाग जाता है। अध्यापक आते हैं, पूछते हैं टोपी किसका है, तो वो लेखक सहमी आवाज़ों में बताता है, अपना नाम भी बताता है, ये भी बताता है मैं 5वीं में फेल हो गया था। लेकिन लेखक का चूँकि पढ़ाई में काफ़ी मन था, वो धीरे धीरे अपना पढ़ाई में मन लगाता है। लेकिन वह खिन्न भी रहता है कि स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाते हैं, उसका खिल्ली उड़ाते हैं। सोचता है कि इससे अच्छा तो खेत में ही काम करना था। लेकिन अगले दिन उसका फिर पढ़ाई में उत्साह बढ़ता है और फिर पढ़ने आ जाता है विद्यालय में। हिंदी के अध्यापक सौंदलगेकर जी, जो कि काफ़ी अच्छा कविता पाठ करते हैं और उसका अर्थ भी बताते हैं, लय से पढ़ाते हैं और अभिनय करके उसका अर्थ बताते हैं, जो कि लेखक को काफ़ी पसंद पड़ता है। वह मंत्रमुग्ध होके इस अध्यापक के पढ़ाए गए कविता को ध्यान से सुनता है और उसके हाव भाव को मंत्रमुग्ध सा देख के अपने अंदर उतारने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वह इस अध्यापक से इतना प्रभावित होता है कि अब अपने खेत में पानी भरते समय भी, भैंस चराते समय भी वो उनकी कविता को याद करके दोहराता है, लय से गाता है। कभी कभी अपनी तरफ से भी लय बना के गाने लगता है। अब उसको खेत में काम करना भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि खेत में काम करते समय वो अकेला था, उसको अकेलापन अच्छा नहीं लगता था। सोचता था कि हमेशा कोई साथ रहना चाहिए, जिससे कुछ गप किया जाए, कुछ हंसी मजाक किया जाए और काम भी होता रहे। लेकिन वो हिंदी के अध्यापक के प्रति जब से उसकी रुझान हुई, अध्यापक के पढ़ाने की जो कार्यशैली थी, उससे इतना प्रभावित हुआ कि अब उसको अकेलापन नहीं खलता था, क्योंकि वो उन्हीं की कविता को उन्हीं की तरह गा के पढ़ता था। खेतों में काम करते समय भी, पानी भरते समय भी और भैंस चराते समय भी उन्हीं के जैसा अभिनय करने लगता था। वो सोचता था कि अब तो अकेला रहना ही ठीक है, ताकि इसमें चिल्ला चिल्ला के अपनी आवाज़ में खुल के गाया भी जा सकता है और थूई थूई जैसे नाचा भी जा सकता है। लेखक थूई थूई जैसे नाचने भी लगा। वह हिंदी के अध्यापक की कविता को क्लास में जाके उनसे सुनाया। वो बहुत खुश हुए तथा 6वीं और 7वीं के बच्चों को भी बुला के उसकी कविता सुनवाए और एक समारोह में भी इस लेखक से कविता सुनाने के लिए कहा। उसका काफ़ी सम्मान बढ़ा। लेखक को पढ़ने के प्रति और स्कूल जाने की इच्छा और बलवती हो गई। फिर काम करते समय लेखक उनकी कविता तो गुनगुनाता ही था, गाता ही था, आनंदित होता ही था, लेकिन सोचने लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। वह जो भी प्राकृतिक दृश्य था, जंगली फूल, नदी, फसल, वो उस पर कविता लिखना शुरू किया। तुकबंदी बनाने की कोशिश की, शब्दों की उलट फेर से कभी तुकबंदी बन जाती तो तुरंत उसे कहीं लिख लेता। धीरे इसके बाद से वह कागज़ और कलम भी साथ रखने लगा। तुकबंदी जब बन जाती, कविता जैसे बन जाती, उसको कई बार गाता और लिख लेता। यदि कलम नहीं लाया रहता तो भैंस की पीठ पर लकड़ी से लिख लेता, पत्थर पर लिख देता और जो 4 बार उसको कहता गाता, अगली लाइन लिखता, फिर उसको कहता गाता, वो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो सवेरा होने तक का भी इंतज़ार नहीं कर पाया लेखक और सीधे हिंदी के टीचर सौंदलगेकर जी के पास गया और अपनी कविता सुनाई। वो काफ़ी प्रसन्न हुए। कविता लिखने के ढंग, तौर तरीके, लय, चढ़ाव उतार, सारी चीज़ों की सूक्ष्मता से जानकारी दी, बारीकियों के बारे में बताया। लेखक को अब लय, छंद, ताल की सूक्ष्मता समझ में आने लगी। उसका शब्दों का ज्ञान उसका बढ़ता चला गया। वो लिखता है कि अब मेरे अंदर हमेशा एक मधुर संगीत सी बजती रहती है। तो इस तरह से कहानी यह ख़त्म हुई। हम कहानी में यह देखते हैं कि एक किशोर द्वारा गंवाई जीवन
के देखे और भोगे हुए खुरदरे यथार्थ की कहानी है। ग्रामीण जीवन का इसमें मार्मिक और जीवंत चित्रण हुआ है और इसके साथ ही साथ निम्न वर्गीय और मध्य वर्गीय मजदूर तथा किसानों को जूझते हुए, संघर्षरत होते हुए जीवन जीते हुए दिखाया है। इसमें जूझ है एक किशोर की पढ़ने की और अपनी इस तड़प को वह किसी भी स्थिति में पूरा करने की लालसा लिए हुए है। वह पढ़ाई के साथ साथ अन्य कलाओं की तरफ उसके बढ़ते हुए कदमों की आहट आकुल इस कहानी में स्पष्ट सुनाई देती है। इस तरह से ये कहानी खत्म हुई। अगली वीडियो में हम इसी कहानी के प्रश्न उत्तर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।